तो इतना विशाल ज्ञान का भंडार हमारे बैकन को मिला, और इसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले एरिस्टोटल के सिद्धांतों पर आक्रमण किया, ताकि जो पुरानी उनको छोड़ करके जो उसका लॉजिक था, एरिस्टोटल का लॉजिक, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी। उस लॉजिक पे भी इन्होंने चोट की। आपने कि यूनिवर्सल ट्रुथ ले ली पहले, ऑल मैन आर मॉर्टल, इंडियंस आर मैन, देयरफॉर ऑल इंडियंस आर। लेकिन आपने जो यूनिवर्सल प्रपोजिशन बना कर रखी, वो कैसे बनाई आपने, किस आधार पर बनाई? अपनी कल्पना से बना लिए थे। तो इन्होंने कहा कि एरिस्टोटल के लॉजिक की जगह दूसरा लॉजिक निकालना चाहिए। तो इन्होंने जो अपनी किताब लिखी, एक तो ऐसे इनके जो हैं वो तो इंग्लिश में चले गए, उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं, अंग्रेज़ी साहित्य में बहुत इनका योगदान है, बहुत ऊंचा। हमारे लिए जो किताब लिखी इन्होंने लिखी, उसका नाम लिखा नोवम ऑर्गेनम, नया मेथड, नया ऑर्गन, न्यू ऑर्गन, नए सिरे से सोचना शुरू करो। और उसके लिए उन्होंने पहले क्या काम किया कि ये देखो कि पुरानी नॉलेज का जो इन्होंने रास्ता है, उस नॉलेज के रास्ते में क्या क्या दोष हैं, उन दोषों का निवारण करने के हम फिर अपने नए रास्ते में आएंगे। तो पहला दोष इन्होंने देखा, जो हमारी पुरानी नॉलेज है, कि वो ऑब्जर्वेशन की उपेक्षा करती है, इनडिफरेंट टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन। आँखों से नहीं देखती चीज़ों को, बस मन से, कल्पना से या शास्त्रों से उठा ली, शास्त्र में ये लिखा हुआ है उसको उठा लिया। तो इसने कहा कि ये जो चीज़ है इसको हम पहले करो, इनडिफरेंस टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये सबसे बड़ा दोष है नॉलेज का। ऑब्जर्वेशन की तरफ जो इंडिफरेंस है वो ख़त्म करना है। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो अच्छी तरह, तब बोलो उनके बारे में कुछ। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है तो आपका निर्णय कभी ठीक नहीं हो सकता। तो पहला दोष उन्होंने कहा कि प्राचीन एंशिएंट नॉलेज में पहला दोष ये है कि वो ऑब्जर्वेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरा दोष ये है, उन्होंने कहा कि रिलीजन जो है उसका काम है लोगों की आत्मिक उन्नति, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल। लेकिन जब रिलीजन उस काम को छोड़ करके और दुनियादारी की तरफ आके दुनिया की एक्सप्लेनेशन करने लगता है, तो उसमें बहुत सारे पाखंड आ जाते हैं, सुपरस्टिशंस आ जाते हैं, अंधविश्वास आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम ये डिटरमिन करें कि रिलीजन को किसी तरह से साफ़ करना है, हमने पाक करना है, तो सुपरस्टिशंस हटाएं। ये सुपरस्टिशन रिलीजन नहीं होते। रिलीजन का संबंध तो आत्मा से है। अब तुम आत्मा की बजाय ये ला रहे हो अंधविश्वास। अब हम यहीं का बताएं, हिंदुस्तान का, ये तो इन्होंने इंग्लैंड के तो सारे ख़त्म कर दिए। यहाँ ये एक अंधविश्वास है कि पीपल जो है ब्रह्मा का अवतार है, पीपल नहीं काटना चाहिए। अब उसकी वजह से क्या है कि पीपल, किसी दीवार में भी थोड़ा सा पीपल निकल आया तो हम उस दीवार को चाहे तोड़ना पड़ जाए, पीपल को नहीं काटेंगे। अब ये रिलीजन नहीं है, बैकन कहता है तो अंधविश्वास है। अब यहाँ ऐसे ही हुआ कि कुरुक्षेत्र जो है ये पहले खंडरों का शहर था, इसमें 75-80% खंडर थे, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत थी तो लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे। तो हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा खंडर था। उस खंडर में पता नहीं कब से 100 साल पहले या कब लोग चले गए थे, तो एक बड़ा विशाल पीपल खड़ा हो गया था, बहुत बड़ा। और उस पीपल पे रात को बंदर बहुत रहते थे, इधर उधर नुकसान पहुंचाते थे। और बहुत सारे लोग उन बंदरों की आंखों को देख करके समझ जाते थे कोई भूत बैठा है, तो पीपल के नीचे से मत जाना, पीपल के नीचे जाओगे तो भूत पकड़ लेगा। अब जब यहाँ की तरक्की शुरू हुई, उन्नति शुरू हुई, तो वो आदमी जो खंडर का मालिक था वो आया। अब पीपल को कैसे काटे, इतना बड़ा विशाल पीपल है, बहुत मोटा हो गया, फैल गया चारों तरफ। पीपल को काटने के सारे लोग ब्राह्मण मुझे मार देंगे।
तो यहाँ एक बहुत विद्वान आदमी थे, एक सारे कुरुक्षेत्र में एक ही एमए था और वो इस हिस्ट्री का बड़ा विद्वान था, लेकिन उसकी वृत्ति कुछ जो थी प्रगतिवाद की तरफ थी। तो उस प्रगतिवादी वृत्ति के कारण से वो हमने कहा वो सबसे बड़ा आदमी विद्वान बैठा है, उससे पूछ के होगा भाई खंडर कैसे मैं साफ़ कराऊँ। तो उसने कहा कि देख पीपल को काटना तू समझता है, भाई ब्रह्मा जी को नहीं काटूंगा पाप लगेगा, लेकिन ये जो मज़दूर आते हैं यूपी से यहाँ मज़दूरी करने, सारे मुसलमान हैं, तेरा पीपल बिना पैसे के कट जाएगा, इतना बड़ा पीपल। कहते बिना पैसे के? कहते तू ये कह देना ये जो आते हैं मज़दूर कि ये पीपल इतना बड़ा है, इसे काट लो तो सारी लकड़ी तुम्हारी, जितनी लकड़ी होगी। कहते इनके घर में तो एक एक महीने 2-2 महीने का ईंधन बन जाएगा। तो उसने उनके कहने से सारा पीपल कटवा दिया। लोगों ने बड़ा शोर भी मचाया कि पीपल काटना भी उतना ही पाप है जितना पीपल कटवाना। पर उन्होंने कहा एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी से हम पूछ के आए हैं, उसने कहा कि पीपल को काटो मत, उनके हाथ से कटवा दो, कोई बात नहीं। अब वो पीपल कट गया तो उस इतनी जगह निकल आई इस खंडर में कि आज वहाँ बहुत अच्छे 2 बढ़िया फ्लैट बन गए हैं और कई हज़ार रुपए उसकी कीमत हो गई है। तो ये सुपरस्टिशन जो है ये रिलीजन का हिस्सा थोड़ी है। रिलीजन को आत्मा का उत्थान करना चाहिए। बैकन कहने लगे रिलीजन का पोर्शन अलग है, रिलीजन का फील्ड अलग है, और जब रिलीजन इधर को आके इंटरफेयर करता है तो बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे डॉगमा बन जाते हैं। सॉरी बिल्ली आगे से निकल गई, वहीं रुक जाओ, बिल्ली निकल गई रास्ता काट गई तो ये काम नहीं बनेगा तुम्हारा। भाई उल्टा ये काम करो, बिल्ली काट गई तो बिल्ली कहेगी कि आज एक आदमी ने मेरा रास्ता काट दिया, पता नहीं चूहा खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ये करके सोचो, ये क्या सोचते हो बिल्ली, लेकिन वो रिलीजन ने बना रखा ना, बिल्ली काट जाए तो आगे मत चलना। तो बैकन ने कहा कि रिलीजन के ओवर कॉन्फिडेंस पर, ज़्यादा आस्था हो जाने पर, हम रिलीजन का वो जो पक्ष है जो आत्मा को उठाने वाला या नैतिक पक्ष समझ लो उसको, उसकी बजाय हम पाखंडों में फंस जाते हैं। तो हाउ टू रिलीव रिलीजन फ्रॉम दिस पाखंड, इन पाखंडों से धर्म को मुक्त करा करके सच्चा धर्म कैसे बनाना है, तो ये भी साइंस ही कर सकेगी। अब इसमें भी बुरा ना माने, यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं यहाँ के। पाश्चात्य जगत में एक बड़ी अच्छी बात है जो हमारे यहाँ नहीं है। पाश्चात्य जगत में ये बात है कि साइंस ने अगर किसी चीज़ को प्रूव कर दिया तो हम उस चीज़ को तुरंत त्याग देते हैं उसी दिन। लेकिन हमारे यहाँ ये बात नहीं है। साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी ग्रह है, सूरज स्टेशनरी है, सूरज नहीं हिलता। ग्रह वो होता है जो अपना स्थान छोड़े। हम अब भी सूरज को ग्रह माने जा रहे हैं। विज्ञान कह रहा है कि बार बार दूरबीन से, और अब तो बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बन गई कि आप चांद के मंगल तक भी पहुंच सकते हो। अब विज्ञान ने यह कह दिया कि मंगल पर हमारे 2 रोवर पहुंच गए हैं, उन्होंने जाके मंगल को बिल्कुल कुचल दिया है। लेकिन अब भी हमारे ज्योतिषी कहते हैं इस लड़की पे मंगल का असर छाया पड़ गया, ये तो मंगली हो गई। तो हम साइंस को उतना महत्व नहीं देते। जो हिंदुस्तान के धार्मिक लोग हैं शायद इस बात से बुरा मान जाएं, लेकिन हम साइंस को इतना महत्व नहीं देते जितना पाश्चात्य लोग देते हैं। वहाँ साइंस एक चीज़ को ज़रा सी प्रूव कर दे, हम ठोकर मार देते हैं उसको, हम रिलीजन की परवाह नहीं करते फिर। तो बैकन ने इस तरह से सुपरस्टिशन को दूर करने के लिए कहा कि साइंस की ऑब्जर्वेशन और साइंस का एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्ज़र्व भी करो और उस पर एक्सपेरिमेंट भी करके देख लो। कौवा आज हमारे घर भो रहा है तो भैया आएगा हमारा, तो जिस दिन भैया को बुलाना हो कौवों को एक्सपेरिमेंट करके देखो। ऑब्जर्वेशन तो ये कौवा आएगा तो भैया आएगा। अब हमने भैया को बुलाना तो एक्सपेरिमेंट, भैया कौवा ला के अपने घर पे बुलवाओ, तो क्या भैया वहाँ से आ जाएगा हमारा? तो एक्सपेरिमेंट करके देखो उसको। तो बैकन ने कहा कि चूँकि हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन नहीं करते इसलिए अंधविश्वास पैदा हो जाते हैं। तो मैं इन अंधविश्वासों से रिलीजन को मुक्त करा करके, तो इन्होंने 2 दोष तो ये निकाले। एक तो ये निकाला कि हम ऑब्जर्वेशन को हम बिल्कुल ही उपेक्षित कर रहे हैं, इनडिफरेंट टूवर्ड्स ऑल। तो उन्होंने कहा एक तो इस दोष को दूर करना,
नया जो इन्होंने सिद्धांत दिया अपना नोवम ऑर्गेनम, उसमें 4 दोष निकाले इन्होंने कि नॉलेज में 4 दोष आ गए हैं, क्योंकि चर्च बहुत हावी रहा, चर्च छाया रहा, तो एक दोष तो यही देखा हमने कि ऑब्जर्वेशन नहीं करते हम। अगर जिन्होंने ऑब्जर्वेशन करी उन्होंने बदल दिया बिल्कुल। कोपरनिकस ने रिवॉल्यूशन ला दिया, गैलीलियो ने रिवॉल्यूशन ला दिया, तो चीज़ों को केपलर ने रिवॉल्यूशन ला दिया। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया कि जो भी बात कहो पहले देख करके अच्छी तरह उसको ऑब्ज़र्व करके तब कोई बात कहो किसी चीज़ के बारे में। कोई ये नहीं कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ जी ऐसे ही मान लिया हमने। दूसरा ये रखा कि जब रिलीजन में ज़्यादा आस्था बन जाती है लोगों की तो वो रिलीजन नहीं रहता, अंधविश्वास बन जाता है। इसलिए रिलीजन का काम अलग करो। रिलीजन को करो तुम अपने चर्च में बैठ करके लोगों का चरित्र बनाओ, उनका आत्मा का अपलिफ्ट करो। और इधर की जो बातें हैं कि बिल्ली आ गई, ये आ गया, इसको छोड़ दो, ये दुनिया की, ये हम ऑब्ज़र्व करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो दूसरी इन्होंने ये कहा कि हमने किसी तरह से रिलीजन को भी मुक्त कराना, प्योर करना, प्योरीफाइंग ऑफ रिलीजन। ये प्योरीफिकेशन जब भी होगा जब हम इन साइंस की ऑब्जर्वेशन को लेकर रिलीजन को देखेंगे। इसी तरह उन्होंने तीसरी बात कही, उन्होंने कहा अब तक फ़िलॉसफी का जो सेंटर था वो गॉड रहा। जब भी कोई फ़िलॉसफिकल थिंकिंग करो उसका मध्य जो है या उसकी पराकाष्ठा जो है गॉड पे पहुँचेगी। तो उन्होंने कहा हमने गॉड सेंटर नहीं करना, हमने देखना जैसी दुनिया है, जैसी नेचर है। उन्होंने कहा ये ओकम वाली बात है कि जहाँ बिना गॉड का रेफरेंस दिए हुए हम दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहाँ हमें ओकम का रेजर चला देना चाहिए। गॉड के कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं। हम दुनिया का जब दुनिया का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकेगा तब ले आएंगे, देखेंगे गॉड को। तो इन्होंने एक कि भाई हमें सेंटर ऑफ फिलॉसफी का सेंटर ऑफ थिंकिंग जो है, हमारे थॉट का सेंटर गॉड नहीं है, हमारा थॉट का सेंटर है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। हमारा रीज़न इंडिपेंडेंट थिंकिंग करेगा, चाहे गॉड बुरा मान जाओ, चाहे गॉड नाराज़ हो जाओ, कुछ भी हो, हम स्वतंत्र सोचेंगे। और चौथा उन्होंने कहा कि आदमी की आस्था इन स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों में उसकी अटूट आस्था है। धर्म ग्रंथ जब निर्माण हुए थे, जब साइंस बिल्कुल पैदा नहीं हुई थी। अब साइंस जो धर्म ग्रंथों की बहुत सारी बातों को बदलती जा रही है। जैसे मैंने ये बताया कि हिंदुस्तान में सूरज को अब तक हम ग्रह मान रहे हैं, जबकि सूरज ग्रह नहीं है। चाँद को भी हम ग्रह मान रहे हैं, चाँद तो सैटेलाइट है, ग्रह है ही नहीं। और पृथ्वी जो है ग्रह है, उसको हम अब तक ग्रह नहीं मान रहे। तो शास्त्रों पर जब अधिक विश्वास हो जाता है, जब आस्था ज़्यादा बन जाती है शास्त्रों पर, तो शास्त्र पाखंड के पोषक बन जाते हैं। शास्त्र को आधार बना के हम कुछ भी अज्ञान की बात कहते हैं, उसी को लोग मान लेंगे। तो शास्त्रों में कैसे आस्था घटेगी लोगों की? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से। तो इन्होंने ये चारों चीज़ें लेकर के बेकन ने और अपना दर्शन आरंभ किया। इन चारों दोषों को मैंने दूर करना है सारे के सारे। तो पहला दोष उन्होंने लिया ऑब्जर्वेशन। इसमें एरिस्टोटल का भी खंडन होगा कि एरिस्टोटल तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन बना देते थे कि ये तो जी परम सत्य है। इसको कहते थे ए प्रायोरी यानी विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन इसकी ट्रुथ सत्य है, अपने आप में सत्य है ये। और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते रहते थे सारे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन को जो छोड़ा आपने, तो आप ये जिसको हम परम सत्य मान रहे हैं, यूनिवर्सल पोजीशन, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो बेकन जो है उन्होंने लोगों को इस तरफ लाने के लिए कहा कि आदमी की जो सोल है उसमें 3 फैकल्टी हैं, तीनों फैकल्टियों का अलग अलग काम करवाओ। हालांकि सोल तो एक ही रहेगी, लेकिन फैकल्टी अलग अलग काम करे। कपड़े धोने का साबुन कपड़े धोए, नहाने के साबुन से आप नहाओ, और जहाँ साबुन की ज़रूरत नहीं वहाँ साबुन के बिना नमक से दाल बनाओ। तो हमारी जो अलग अलग फैकल्टियाँ, आदमी वही रहेगा। तो नॉलेज का तो एक फील्ड रहेगा। फिलॉसफी तो है,
फ़िलॉसफी लेकिन अलग अलग काम करेगी, एक मिक्स नहीं करेगी। तो उन्होंने सोल के 3 हिस्से किए। उन्होंने कहा जो सोल है उसकी 3 फैकल्टी हैं, हिस्से नहीं हैं, फैकल्टी हैं। एक फैकल्टी है उसका नाम है मेमोरी, एक फैकल्टी है उसका नाम है इमेजिनेशन, और एक फैकल्टी है उसका नाम है रीज़न। तो बेकर ने कहा कि ये जो मेमोरी की फैकल्टी है इसको मैं काम असाइन करता हूँ कौन सा, हिस्ट्री का। जो अब जितना भी याद है आपको उसको आप नॉलेज के सामने, लोगों के सामने प्रकट करो। तो हिस्ट्री को लाना, हिस्ट्री को सुधारना, हिस्ट्री में कोई मेरी मेमोरी से अगर काम नहीं चल रहा तो ऐसा आदमी जिसकी मेमोरी ज़्यादा हो मुझसे, उससे लेना। तो ये मेमोरी वाला फंक्शन जो है ये हिस्ट्री को देखेगा। ह्यूमन हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है, ह्यूमन हिस्ट्री को किसने शुरू किया, क्या ये ह्यूमन हिस्ट्री की नॉलेज जो है ये हमारे शास्त्रों की नॉलेज से टकराती है। अगर हमने ये मेमोरी हमारी जो है वो हमें हिस्ट्री से ऐसी चीज़ें ला के देती है। अब इसमें भी मैं पाश्चात्य दृष्टिकोण की बजाय भारत का उदाहरण देकर आपको समझाऊँ, क्योंकि इसने तो बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं बेकर ने, तो कि हिस्ट्री कैसे, यूनान की हिस्ट्री कैसे लिखी गई, वहाँ की कैसे। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान की बात बता दूं ताकि लोग जो हैं, लोग ये कहते हैं कि शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ करने के लिए गए तो मंडन मिश्र तो उनके शास्त्रार्थ से हार गए, लेकिन जब वो इनका शिष्य बनने के लिए इनसे दीक्षा लेने लगे तो उनकी पत्नी ने रोक दिया। उन्होंने कहा पत्नी सहधर्मिणी होती है, आधा धर्म पत्नी के पास होता है, आधा पति के। तो तुमने आधे पति को हराया है, मेरे आधे ज्ञान को हराया है, अब मैं खड़ी हूँ। तो उसने शंकराचार्य से कुछ काम शास्त्र के प्रश्न पूछ लिए। अब शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो हमारे यहाँ कहा गया कि शंकराचार्य ने उसी समय क्या किया कि अपनी दृष्टि से देखा कि एक राजा अभी मरा पड़ा है, तो अपनी आत्मा को वहाँ से निकाला। उस राजा के शरीर के अंदर वो आत्मा उड़ करके चली गई और उस राजा के शरीर में घुस गई। और राजा जब ज़िंदा हो गया तो वहाँ तो खुशियाँ मनने लगीं, राजा ज़िंदा हो गए, राजा ज़िंदा हो गए। लेकिन वो आत्मा तो शंकराचार्य की थी, इसलिए शंकराचार्य की तरफ से उसका व्यवहार हो गया। उन्होंने कहा राजा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। लेकिन फिर उन्होंने जो रानियाँ थीं उन रानियों के साथ अति क्रिया की, संभोग वगैरह किया, और फिर वो काम क्रिया के बारे में सोच करके और यहाँ आए। और इससे तो विज्ञान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कि आदमी की आत्मा कैसे उड़ के और वहाँ तक चली गई, कैसे उड़ी, कोई हवाई जहाज़ था उसके पास या मिसाइल थी या क्या बात थी। तो शास्त्रों में अगर ये बात लिखी है तो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से अगर ये सिद्ध नहीं हो रही तो इसको त्याग दो। शंकराचार्य ने किसी तरह से जैसे भी किया होगा, लेकिन इस चीज़ को त्याग दो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को नहीं त्यागते, हमारे यहाँ शास्त्र पे डटे रहते हैं। तो बेकर ने बहुत सारे खंडन किए हैं कि मेमोरी से हमने ग्रीक की भी हिस्ट्री बदल दी बहुत सारी। कुछ लोग जो थे वो रोमन हिस्ट्री को थे, हमने उसमें ठीक कर दिया। तो मेमोरी का काम है चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, चाहे वो खंडरों के हिसाब से ऑब्ज़र्व करो, चाहे आर्कोलॉजिकल एविडेंस से ऑब्ज़र्व करो। तो हिस्ट्री को अब हमने कोई चीज़ हिस्ट्री में ली और आर्कियोलॉजी में उसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो हम उसको सत्य नहीं मानेंगे, हम कहेंगे ये तो गप है। जब कोई मिल जाएगा एविडेंस तो इसको ठीक मानेंगे। तो बेकर ने इस तरह से मेमोरी से हिस्ट्री को शुद्ध करना शुरू किया। हिस्ट्री में जितनी भी ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी आ गई हैं उनको मेमोरी निकालेगी। अगर वो ठीक मेमोरी अपने चीज़ों को उस पर एक्सपेरिमेंट पे और ऑब्जर्वेशन पे देखेगी। कहीं से कोई हथियार हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनसे सिद्ध हो जाएगा आर्य तीर बनाते थे, नहीं तो हमने कल्पना से बना लिया कि उनके पास यूँ तीर थे, कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा दूसरी फैकल्टी क्या है? दूसरी फैकल्टी है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का काम है फिक्शन, पोइट्री। जितना आपका इमेजिनेशन ऊंचा होगा उतने ही आप पोइट्री में अलंकार ज़्यादा ला सकेंगे, और जितना आपका इमेजिनेशन घटिया होगा आप अलंकार ला ही नहीं सकते। पोइट्री अलंकारिक होगी तो पोइट्री बहुत ऊंची बनेगी,
और पोट्री में कोई अलंकार नहीं है। अब एक आदमी आया, कहने लगे जी मैं आपको बहुत अच्छा शेर सुनाने आया हूँ। मैंने कहा सुनाओ, मैं तो शेर का। तो उन्होंने शेर जो सुनाया, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने तेरी भैंस बनाई। हमने कहा ये इमेजिनेशन है, लाना था तुम्हारे इमेजिनेशन को, इतनी घटिया सोच तुम्हारी। अरे कोई अलंकार लगाते, कुछ करते सारा का सारा। तो जहाँ अलंकार नहीं है किसी तरह का भी, वो तो समझ लो इमेजिनेशन बहुत घटिया है। तो ये कहता है इमेजिनेशन फैकल्टी को मैं तेज़ करने के लिए क्या करूँगा कि उनसे कहूँगा कि अच्छे अच्छे अलंकार खोजो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बड़े बड़े जो पुराने लेखक हैं, ओल्ड एंशियंट, उनमें से पोइट्री के अलंकार खोज खोज करके लाओ, तो इमेजिनेशन आपका बहुत ऊंचा उठेगा। लोगों ने ऐसी ऐसी कविता लिख दी, जैसे मिल्टन का इसने वर्णन ख़ास तौर से किया है कि मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिख दी, वो अनपैरेलल्ड चीज़ लिख दी, उसके मुकाबले की कोई कविता अभी तक आई नहीं। तो जिनका इमेजिनेशन बहुत ऊंचा होता है, ऐसे नाटक का इसने कहा, नाटक जो मर्चेंट ऑफ वीनस और जूलियस सीजर जो नाटक लिख दिए, ये इतनी ऊंची कल्पना से लिख दिए, पता नहीं सीजर के अंदर वो क्वालिटी थी भी या नहीं थी, लेकिन हमारे इमेजिनेशन ने वो क्वालिटी सारी जोड़ दी। तो कहते हैं इमेजिनेशन को भी ऊपर उठाओ, और उसके लिए आपको नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, इमेजिनेशन उनसे बनाओ अपना ऊँचा। अब तीसरी चीज़ जो है वो उसने कहा, तीसरी चीज़ है रीज़न। रीज़न का काम है फिलोसफिकल थिंकिंग। फिलोसफी रीज़न तक सीमित रहनी चाहिए। जो हमारी बुद्धि में आ जाती है चीज़, वो फिलोसफी है। जो बुद्धि से परे है वो फिलोसफी नहीं हो सकती। इसलिए उसने ओकम का रेजर लगा के कहा कि मेटाफिजिक्स जो है तो कल्पना की चीज़ है, इसको कल्पना के क्षेत्र में भेज दो। भगवान के 12 हाथ हैं, ये कल्पना के क्षेत्र में चला जाएगा। ओहो, क्या कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसका धड़ तो आदमी का हो और सिर घोड़े का हो, तो हमारी कल्पना में वो सारे, तो ये मेटाफिजिक्स नहीं है, कल्पना है, ये पोइट्री है। तो इसको पोइट्री के क्षेत्र में भेज दो। और जो फिलोसफी है उसके लिए क्या लाओ, तो उसने कहा फिलोसफी के लिए जो हमारा नोवम ऑर्गेनिज्म है, उसने कहा फिलोसफी के लिए लाओ आप क्या चीज़, आप लाओ साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग। हमने जो विचार करना है वो साइंटिफिक ढंग से विचार करना है। तो ये इन्वेंटर ऑफ द साइंटिफिक मेथड है। जैसे हमने कहा कि फिलॉसफी को धर्म के चंगुल से छुटा करके खड़ा करने वाला आदमी, सबसे श्रेष्ठ आदमी यही है। जैसे हमने कहा कि रेनेसा का, इंग्लैंड के अंदर रेनेसा का फाउंडर भी यही है। हमने कहा कि लिटरेचर के अंदर ऊंचा मुकाम भी इसका है। ऐसे ही हमने नोवम ऑर्गेनिज्म रख दिया कि एक नई चीज़ देने वाला, और पुराने जो दोष हैं वो सारे दोषों को ख़त्म करके और एक नई चीज़ देने वाला है। रीज़न का काम नई चीज़ देना है। अब ये नई चीज़ क्या देगा, ये देगा साइंटिफिक मेथड। जब आपने सोचना है तो साइंटिफिक ढंग से सोचो। अब इस साइंटिफिक ढंग से सोचने के लिए भी हमें फिर वहीं जाना पड़ता है, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस पर। उन्होंने जब साइंस की, ख़ास तौर से गैलीलियो ने जो साइंस की बुनियाद डाली, तो गैलीलियो ने साइंस की परिभाषा दी, जिस परिभाषा को आज साइंटिफिक मेथड में बहुत बड़े बड़े लोगों ने रखा हुआ है। तो उसने जो साइंस की परिभाषा दी, बेकन उसी को मानते हैं, उसने परिभाषा दी, कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स विल नॉट मेक यू साइंटिस्ट। आपने फैक्ट इकट्ठी कर लिया आप और कहने लगे हम तो बड़े साइंटिस्ट हैं, हमारी किताब में लिखा हुआ इतना इतना ये फैक्ट इकट्ठी कर लें। तो कहते फैक्ट तो जानवर भी जानते हैं। बेकन कहता है मेरा बड़ा लाड़ चाव, क्योंकि बेकन बड़े रईस फैमिली में पैदा हुए थे ना, लेकिन पैसे के लिए बड़े शिकायत करते रहते कि क्योंकि विलासी बहुत थे कि बाप के पास जो पैसा है मैं उस कम ही पड़ जाता है मेरे लिए।
तो बैकन का कुत्ता भी जो बड़े उसमें रहता था, तो बैकन ने कहा मेरा डॉग भी ये जानता है कि जब वो जा कर के पंखे के नीचे बैठता है तो उसे ठंडक सी लगती है। तो वो उसके पास फैक्ट है ये कि पंखे के नीचे बैठने से। तो कहते फैक्ट के इकट्ठे करने से आदमी साइंटिस्ट नहीं बनता। इस फैक्ट के पीछे जो लॉ है, जो उस लॉ के हिसाब से जो हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ द एयर से ठंडक कैसे हो जाती है, टेम्परेचर कैसे लो हो जाता है, जो इस लॉ को जानेगा वो इसको फिर सारे यूनिवर्स में लागू कर देगा। और जो लॉ को नहीं जानता वो फैक्ट को इकट्ठी करके बैठा रहो। तो साइंस का काम है टू फाइंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच द फैक्ट्स आर हैपनिंग, ये साइंस है। तो उसने कहा हम भी वही लॉ फाइंड करेंगे, हम भी जनरल प्रोपोजिशन बनाने के लिए कि सारा पानी 100 डिग्री पे उबलता है, हम किसी शास्त्र का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम उस लॉ को देखेंगे कि जहाँ पानी उबलता है कौन सा लॉ है। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन पे ही आ गया दोबारा है। तो उसने कहा पहली चीज़ तो साइंस की डेफिनेशन वहाँ से ले ली, क्योंकि साइंस नई नई बन रही थी उस ज़माने में। तो साइंस का काम ये है कि उस लॉ को, फिर उन्होंने दूसरी तरह डेफिनेशन दी साइंस की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है, वॉट एवर हैपन्स इन दिस वर्ल्ड हैज़ सफिशेंट रीज़न वाई इट हैपेंड सो, नॉट अदरवाइज। एक पत्ता भी बिना इसके नहीं हिल सकता, बिना लॉ के। पेड़ में से इतने पत्ते हैं लेकिन एक ही पत्ता नीचे क्यों गिरा। तो जो कुछ भी दुनिया में होता है, कोई भी घटना होती हो, उसके पीछे सफिशेंट रीज़न होना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, अदरवाइज़ क्यों नहीं हुआ। और उस सफिशेंट रीज़न को पता लगाना साइंस का काम है। एक आदमी मर गया है तो सारे तो कुछ तो कह देंगे भगवान की ऐसी इच्छा थी मर गया, कुछ कह देंगे बीमार से मर गया। लेकिन साइंटिफिक माइंड जब आएगा, इन्वेस्टिगेटर उसको कहते हैं, कि जब वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर आएगा तो ये पता लगाएगा ये मृत्यु जहर के कारण से हुई है, ये मृत्यु किसी ने इसका गला घोटा उसके कारण से हुई है, या इसने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसके कारण से मृत्यु हुई है, या इसको किसी ने कहीं, वो उसको देखेगी सारे शरीर को, कहीं किसी ने छुरे वगैरह तो नहीं मारा। तो मौत को इस तरह से हम नहीं मानेंगे, बल्कि हम उसका कारण खोजने की कोशिश करेंगे। एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 ही आदमी क्यों मरे, बस में तो 68 आदमी बैठे हुए थे। तो हम देखेंगे जहाँ ये आदमी खड़ा था वो पत्थर से जाके टकराया, पत्थर से टकराने में ये हुआ। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वाला किसी भी घटना को ईश्वर की मर्ज़ी पे नहीं छोड़ेगा, फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा जी भगवान की इच्छा ऐसे ही हो गया, बल्कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑब्जर्वेशन करके, बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेगा, छोटे से छोटा ऑब्जर्वेशन करेगा। तो फिर उसे पता लग जाएगा वाई इट सो हैपेंड नॉट अदरवाइज, ऐसा ही क्यों हुआ, दूसरी तरह से क्यों नहीं हुआ। तो बैकन कहते हैं कि साइंस का काम ये है। तो साइंस की परिभाषा बैकन ने वहाँ से लेकर अब ये काम करना शुरू किया कि उन्होंने कहा कि देखो, इन्वेस्टिगेट करो चीज़ों को। तो साइंटिफिक मेथड में पहली चीज़ उन्होंने ली ऑब्जर्वेशन। हमारे सेंसेस जो हैं वो हमें बाहर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए सबसे बड़े रॉ मटेरियल लाने वाले हैं। लेकिन हमारे सेंसेस जब धोखा दे जाते हैं हमें, तो हमें कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो उनको हेल्पिंग, यानी उनकी एक्सेसरीज हम लगाएं। लेकिन हम ऑब्जर्वेशन को माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करें, और एक सी ऑब्जर्वेशन में जो एक सी चीज़ें आती हैं उनको क्लासीफाई करते जाएं, जो अलग तरह की आती हैं उनको अलग करते जाएं, ताकि हमें लॉ निकालना पड़े कि ये पानी का लॉ है, ये बिजली का लॉ है। तो ये हम ऑब्जर्वेशन से अलग करते जाएंगे। ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो ऑब्जर्वेशन खाली, अब वो कहता है जिन्होंने ऑब्जर्वेशन का क्रिटिसिज्म किया उनको पता नहीं कि ऑब्जर्वेशन में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको ऑब्जर्वेशन ही ठीक कर सकती है, रीज़न ठीक नहीं कर सकता। तो ऑब्जर्वेशन दोबारा करेंगे तो हम कहेंगे आँख से ठीक नहीं दिखाई दे रहा था तो चश्मा लगा लो। चश्मे से भी अगर कोई बारीक चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि बहुत बारीक चीज़ है, तो
वो ले आओ, मैग्नीफाइंग गिलास ले आओ, लेकिन ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करो। तो ऑब्जर्वेशन को साफ करने की कोशिश करो। अब ऑब्जर्वेशन को अच्छी तरह से जब देख लेंगे, इस पर भी उसने पूरा एक लॉजिक खड़ा किया है, साइंटिफिक मेथड, उसका नाम है इंडक्टिव लॉजिक। एरिस्टोटल का लॉजिक था, वो डिडक्टिव लॉजिक था। अब इंडक्टिव लॉजिक में सबसे बड़ा आधार है ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं हुई है तो निष्कर्ष ठीक नहीं निकलेंगे। अब इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने 2 तरह की चीज़ें बताई हैं। कई बार क्या होता है कि हम पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, कई बार हम सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो चीज़ हमें सूट कर रही है उस चीज़ को ही हम ऑब्ज़र्व करेंगे, जो चीज़ हमें सूट नहीं कर रही उसको हम छोड़ देंगे। बायस्ड। अब जो अमेरिका में एक लॉ बना था कि काले लोग जो होते हैं ये मूर्ख होते हैं, इनकी इंटेलिजेंस बड़ा लो होता है। तो हमने खोज करके किया कि गोरे लोगों को के सैंपल बना करके हमने, और गोरे लोगों को देखा, और काले लोगों की तरफ यही हमारा दृष्टिकोण रहा। तो हमने काले लोगों में ऐसे लोग लिए जो फेल हो गए थे, सारे काले लोगों को नहीं दिया। तो न्यूटन ये कहता है, बेकन, कि प्रेजुडिस को ख़त्म करने के लिए अब एक काम करो, रैंडम ऑब्जर्वेशन। काले लोगों में बुद्धि होती है नहीं, तो इसके लिए रैंडम कोई ऐसा सैंपल मत लो जो आपके बस मेरी मुताबिक है ये, बल्कि ये करो कि एक आदमी यहाँ से ले लिया काला, एक यहाँ से ले लिया, रैंडम। तो रैंडम ऑब्जर्वेशन से ही रिसर्च हो सकती है। बेकन का ये मेथड अब तक चल रहा है, साइंटिफिक मेथड। सारी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड यही है जो बेकन ने दिया, कि हमारा जो सैंपल है वो रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए, वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो हमारी जो पुरानी धारणाएं हैं उन धारणाओं से उसको नहीं देखना चाहिए। तो रैंडम सैम्पलिंग करो। तो अब ये सैम्पलिंग का काम जो है ये भी चला लंबा चौड़ा है, इसलिए अब देखेंगे, कल करेंगे सैम्पलिंग कहाँ से करें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पर ही सारा काम आधारित है हमारा। अब ये ऑब्जर्वेशन की बात देख लेंगे कल। बड़ी अच्छी बातें बेकन ने की हैं। बेकन के उद्देश्य भी बड़े अच्छे हैं कि हम रिलीजन को प्योर करके पाखंड से हटा देंगे। जब साइंस की नई चीज़ें दे देंगे हम, तो ये पाखंड अपने आप कट जाएंगे। क्योंकि ये पाखंड जो हैं ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये आत्मा से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को हम बाहर की दुनिया पे अंदर की तरफ हमें सोचना चाहिए था। अगर हम अंदर की तरफ सोचते तो अंदर से लाइट निकलती, तो इस अज्ञान को हटा देती। फिर कहीं किसी से डरते नहीं हम। जान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अगर अंदर भगवान बैठे हैं आपके, आप जानते हो, तो दुनिया में आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हम अंदर की तरफ देखने के बजाय जब बाहर देखते हैं तो ये भूत हमारा बिगाड़ लेगा, ये शनिचर ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, तो सुपरस्टिशन पैदा हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हम करें, और ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है वो तरीका हम ऑब्जर्वेशन का अपनाएं। इस पर हम कल और विचार करेंगे, अच्छी तरह से विचार करेंगे। आज हम यहाँ आ गए हैं कि समस्याएं हमारे सामने आ गई, और जो सहारा था बेकन का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी, साइंटिफिक इन्वेंशंस ने, वो भी हमारे सामने आ गई। अब चारों समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। चारों समस्याओं में सबसे पहली समस्या उन्होंने की थी कि ऑब्जर्वेशन की उपेक्षा करने से सारे पाखंड बन जाते हैं, सारे अंधविश्वास बन जाते हैं। तो हम पहली समस्या पे अभी काम कर रहे हैं। कल देखेंगे कि भाई अगर हम ऑब्जर्वेशन ठीक तरह कर लें चीज़ों की, तो सारे सुपरस्टिशन हट जाएंगे हमारे।